Hey everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dmija here, your educator. The students business इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये हमारी सेकंड क्लास है. आई होप आपको फर्स्ट क्लास अच्छे से क्लियर होगी, आपने देख लिया है, समझ लिया है. तो चलिए आज हम फर्दर बात कर रहे हैं केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि इन्होंने आगे क्या बताया है. ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हो सकता है तो चैनल को आगे शेयर कीजिए सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और बाकियों की भी हेल्प हो सके. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो कल हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था केन्जियन थ्योरी का. तो जिन्होंने पहले वो वाली क्लास नहीं लगाई तो रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट क्लास लगाएं, फिर सेकंड क्लास लगाने का फायदा है. तो डिटर्मिनेशन कैसे करनी है हमने इक्विलिब्रियम लेवल की, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की. तो केन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड जो है एग्रीगेट सप्लाई जहां पर कांस्टेंट रहती है, एज सच इफेक्टिव डिमांड जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम है किसके बीच में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में. इफेक्टिव डिमांड एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को ही इंक्रीज किया जा सकता है. कैसे? बाय चेंजिंग द एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, इसलिए हमने किसको चेंज करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिमांड को चेंज करना है. ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिपेंड करती है कंजम्पशन के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर और प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम के ऊपर. प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर जो कि कांस्टेंट रहने वाले हैं शॉर्ट पीरियड में. तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम इंक्रीज कर सके हमारे कंजम्पशन को शॉर्ट पीरियड में. तो जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स हैं, बाकी के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं एग्रीगेट डिमांड के, वो है हमारी इन्वेस्टमेंट. तो कल भी आपको बताया था जब हमने क्लास को शुरू किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट में था कि केन्स के अकॉर्डिंग जो उसने डिमांड को कंप्राइज्ड किया था टू टाइप्स में, डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स. अब जो कंजम्पशन वाली है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है. तो सेकेंड डिटर्मिनेंट हमारे हाथ में क्या है, इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे? ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे डिटरमिन होता है, वो डिटरमिन होता है डिमांड और सप्लाई किसकी, मनी की. डिमांड फॉर मनी की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है. फर्दर डिमांड फॉर मनी जो है वो रिफ्लेक्ट किससे होती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस से. मतलब लोगों की डिजायर क्या है, मनी को होल्ड करने की. ठीक है, प्रेफरेंस टू होल्ड वेल्थ इन कैश इज कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस. लोगों की डिजायर होल्ड करके रखने की वेल्थ इन अ कैश, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस. तो जो लोग हैं वो होल्ड करते हैं अपनी वेल्थ को इन लिक्विड फॉर्म फॉर थ्री मोटिव, तीन कारणों के कारण वो करते हैं. ये हमने इंटरेस्ट वाले चैप्टर में डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में जब किया था तो डिटेल में किया था. ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव. तो ट्रांजैक्शन मोटिव जहां पे पर्सन को नीड होती है डेली ट्रांजैक्शन के लिए, उसको पैसा चाहिए. एक्सपेंडिचर तो हमारे होते रहने हैं, गैप है, सैलरी 1 मंथ के बाद आएगी, तब तक हम खर्चा कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए हमें कैश चाहिए ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए. प्रिकॉशनरी मोटिव, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता, कुछ भी सिकनेस हो सकती है. ठीक है, तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी लोगों को पैसा चाहिए. स्पेकुलेटिव मोटिव, कुछ लोगों को होप है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो हम आज कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा क्यों लगाएं, आज हम पैसे को होल्ड करके रखते हैं, जब कल को पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तब हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो तीनों पर्पसेस के लिए लोगों को पैसा चाहिए होता है, लोग डिजायर उनकी होती है कि वो होल्ड करके रखे पैसे को. ठीक है, देन डिमांड फॉर कैश फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव
वो डिपेंड करती है हमारी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कि हमारी इनकम कितनी है। और जो हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग विलिंग होंगे ज़्यादा मनी देने के लिए भी। आज हम लोन दे देते हैं, लोगों को पैसे दे देते हैं ताकि हम उससे इंटरेस्ट अर्न कर सके। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो पैसा अपने पास होल्ड करके रखेंगे। ठीक है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये क्या होती है? रेफर्स टू द रेट ऑफ प्रॉफिट। आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो आपको कितना प्रॉफिट अर्न करके देने वाला है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। एमईसी जो है वो टू फैक्टर्स के साथ चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सप्लाई प्राइस ऑफ अ कैपिटल एसेट एंड सेकंड इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सेकंड इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। जो एंटरप्रेन्योर है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा देने वाले ने तो दे दिया, अब जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो पर्सन किस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है। एंटरप्रेन्योर है जो वो कंपेयर करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ? विद मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के साथ, एमईसी के साथ वो कंपेयर करेगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर एमईसी ज्यादा है कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो नई इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब जो उसको प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं, कॉस्ट उसको कम पड़ रही है, उसके लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही क्या है? उसकी कॉस्ट है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। ठीक है। अगर एमएससी कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जस्ट वेट, इसी के साथ है। If MEC is less than the rate of interest, no investment takes place in the short period. अगर MEC कम है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड में नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है किस तरह से? अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे? लोअर करेंगे, कम करेंगे, तभी तो एंटरप्रेन्योर को फायदा होगा, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आएगा। ठीक है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर है वो इनफ नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यही केन्जियन थ्योरी ने बताया है हमें। Hence, Keynes in his general theory stated that अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी रिमूव्ड बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव डिमांड। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जा सकता है? जब हम अपनी इफेक्टिव डिमांड को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इफेक्टिव डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? किस तरह से किया जा सकता है? जब आपकी इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इंक्रीज। टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हमें कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। पर शॉर्ट पीरियड में कंजम्पशन जो है वो तो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, तो बाकी हमारे पास दूसरा डिटर्मिनेंट कौन सा है? वो है हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही इंक्रीज कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होगी, आउटपुट्स बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, आउटपुट होगा तो डिमांड भी फिर चीजों की बढ़ जाएगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो केन्स का यही ओपिनियन था कि ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज लाकर इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों में इंक्रीज ला सकते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट, मेनी टाइम्स, काफी गुना हम यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज ला सकते हैं। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट का, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है? तो इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड एंड
इन्वेस्टमेंट। इफेक्टिव डिमांड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर ही हम अपने ऑब्जेक्टिव फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे एक टेबल बताया गया, फिर उस टेबल के साथ आप समझाती हूँ कैसे बता रहे हैं वो। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, एम्प्लॉयमेंट जो है वो 0 है स्टार्टिंग में, और एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, 0। जब कोई बंदा वर्क ही नहीं कर रहा, कोई एम्प्लॉयड ही नहीं है, तो सप्लाई भी क्या होगी, 0 होगी। 0 सप्लाई होने के बावजूद भी वहां पर 60 करोड़ की डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने एम्प्लॉयमेंट 0 से कितनी कर दी, 10 कर दी, तो हमारी सप्लाई कितनी होगी, 60, और डिमांड, सप्लाई के बढ़ने के कारण डिमांड भी बढ़कर कितनी हो गई, 100 हो गई। तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि डिमांड अभी पेंडिंग है, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जो कि अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, तो फिर हमने एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ा दिया, 20 हो गया, तो हमारी सप्लाई कितनी है, 90 हो गई यहाँ पर, और डिमांड अगेन इंक्रीज कर गई 120 पे। फिर हमने जो है 30 कर दी, 40 कर दी, इस तरह से चलते चलते हम एक लेवल पर पहुंचे जहां पर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो कितना है, 50, और हमारी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, 180, और एग्रीगेट डिमांड भी कितनी है, 180। ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ। इस टाइम के बाद हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो गई, 50 से कितनी हो गई, 60 हो गई, 60 हो गई, और हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कितनी हो गई, 210 हो गई, 210 हो गई। अब हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज तो हो रही है, पर इतनी इंक्रीज नहीं हो रही जितना एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो कितने के साथ हुई, 190 के साथ हुई, तो इंक्रीज नहीं हुई। यहाँ पर क्या कर गया, इक्विलिब्रियम फॉल कर गया, नीचे आ गई वो। अभी हमारे पास ऑप्शन थी, तो हमने जो क्या कर दिया, 70 कर दिया एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हमारी जो सप्लाई है एक पॉइंट तक जाके रुक गई है, 210 हो गई, और हमारी डिमांड है जो वो इंक्रीज हुई, लेकिन उसी रेट पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रेंड क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट का फॉल कर गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टेबल के जरिए केन्जियन ने क्या बताया है, केन्स ने ये बताया है कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल है इवन अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अभी एम्प्लॉयमेंट पूरी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट ना होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। परफेक्ट कंपटीशन में एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटरमिन की जा सकती है एट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एट विच एग्रीगेट जो सप्लाई है वो इक्वल है, वहां पर हम एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस लेवल को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं, और जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है, वही हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड होता है। तो केन्स के वर्ड्स में कहते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इज गिवन बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, when the level of employment is 0 even then aggregate demand is 60 crore। टेबल की हुई एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आपका जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है 0 है तब भी डिमांड 60 है और एग्रीगेट सप्लाई 0 है। इट इज बिकॉज इवन अनएम्प्लॉयड पर्सन डू स्पेंड सम अमाउंट ऑन कंजम्पशन। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो भी कुछ अमाउंट है वो स्पेंड कर रहे हैं, वो भी कंजम्पशन कर रहे हैं, बेसिक नीड्स तो सबको पूरी करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है इंक्रीज होके 40 लाख पे पहुंचा, एग्रीगेट डिमांड वहां पर इंक्रीज हुई अलोंग विद द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, दोनों में इंक्रीज हुआ, ऑल्दो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ था एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। देखो यहाँ की बात कर रहे हैं, जब एम्प्लॉयमेंट 40 पे पहुंच गया, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज कितना हुआ, 150, और उसमें कितना हुआ, 160। ठीक है, देखो, एज सच प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मोर। वहां पर जब अभी डिमांड पूरी नहीं हुई है तो प्रोड्यूसर क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या है कि वो लेबर ज्यादा लगाएगा,
एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब आप 50 लाख पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देते हो, एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, जो कि है 180। और यही पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है इकोनॉमी में। इट इज एट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी डिटरमिन। ये वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल है एम्प्लॉयमेंट का डिटरमिन हुआ है। तो इकोनॉमी में 70 लाख पर्सन हैं जो वो विलिंग है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। हमारे पास अभी भी 20 लाख पर्सन अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि अभी तक हमने कितने को काम दिया, 50 लाख को। तो 70 लाख पर्सन है जो वो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, 20 लाख अभी भी अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयड इन दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अनएम्प्लॉयड अभी पड़े हैं हमारे पास, तभी भी हमारे पास तो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया हमने। तो इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है इवन व्हेन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ये जरूरी नहीं है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट तब भी पॉसिबल है। Such an equilibrium has been referred to as an underemployment equilibrium in a Keynesian theory of employment. Keynesian theory of employment में इस तरह के equilibrium को नाम दिया गया है underemployment equilibrium. I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। Beyond 50 lakh persons, as more persons are employed, aggregate demand fall. 50 लाख से ज्यादा अगर आप लोगों को रखोगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी, शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो इट विल नॉट बी वर्थवाइल फॉर एंटरप्रेन्योर टू गिव वर्क टू मोर वर्कर्स देन 50 लाख पर्सन। 50 लाख से ज्यादा लोगों को काम देना एंटरप्रेन्योर के लिए वर्थवाइल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है डिमांड कम हो रही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर लिया है एम्प्लॉयमेंट को, यहाँ पर लिया है एक्सपेक्टेड रिसीव्ड को। तो क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एम्प्लॉयमेंट है और एक्सपेंडिचर या कह लो एक्सपेक्टेड रिसीव्ड है वो वाई एक्सिस पे है। हमारी एग्रीगेट सप्लाई एएस क्या है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, एंड एडी जो है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड है। ये एडी है हमारी और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, आगे जाके स्ट्रेट हो रही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एट अ पॉइंट ई, इस पॉइंट के ऊपर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्या है, इक्वल है, जहां पर जो वर्कर है वो 50 एम्प्लॉयड है, 50 लाख पर्सन एम्प्लॉयड है। तो जो पॉइंट ई है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है वो हमारा कौन सी डिमांड होती है, वो हमारी इफेक्टिव डिमांड होती है। तो अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है 50 लाख से 40 लाख पे आ जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड जो हमारी है वो किस पे पहुंच जाएगी, वो पॉइंट बी पे पहुंच जाएगी। मैं एक बार इसको रिमूव कर देती हूँ। वो हमारी जो डिमांड है कहाँ पे पहुंच जाएगी, पॉइंट बी पे पहुंच जाएगी, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, एंड 160 और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कितनी है, पॉइंट ए पे 150 है सप्लाई की बात करें तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई है 150 और एग्रीगेट डिमांड है 160 टेबल के अकॉर्डिंग। तो एग्रीगेट डिमांड बिगेन मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई तो प्रोड्यूसर को तो ज्यादा प्रोड्यूस करना ही है ना फिर, क्योंकि अभी तक डिमांड जो है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाई है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज हो जाएगा। वो कहाँ पे पहुंच गया, 50 लाख पे पहुंच गया। तो इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, एंड दिस सिचुएशन विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ इक्विलिब्रियम। यही सिचुएशन हमारी इक्विलिब्रियम की है। However, the level of employment raises to 60 लाख। अगर 60 लाख भी हो जाता है तो एग्रीगेट डिमांड जो हमारी है, एग्रीगेट जो हमारी डिमांड है वो पॉइंट सी पे पहुंच जाती है, ठीक है। वहां पर एग्रीगेट डिमांड कितनी हमारी 190। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कितनी है 210 है।
तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम रह गई हमारी, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को हो जाएगा लॉस और वो अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। लेस प्रोडक्शन का मतलब है फॉल इन एम्प्लॉयमेंट टिल इट वंस अगेन कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ 50 लाख। तो ये दोबारा से 50 लाख पे पहुंच जाएगा, जहां पर हमारी एडी इक्वल है एएस के, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू है एग्रीगेट सप्लाई के। आई होप यहां तक आपको सारा क्लियर होगा। आगे बात कर रहे हैं अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है, जस्ट वेट। It is clear from the above account that the equilibrium is possible in an economy even with the unemployment. Unemployment होने के बावजूद भी हम equilibrium को अचीव कर सकते हैं, जिसको हम under employment equilibrium कहते हैं। With a view to removing the unemployment and achieving the full employment, ये जरूरी है कि हम aggregate demand को क्या करें, increase करें। तो केन्स के अकॉर्डिंग in order to increase the aggregate demand in short period, investment can be increased. कंजम्पशन को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। केन्स ने डिमांड को कंप्राइज किया है दो पार्ट्स में, कंजम्पशन फॉर गुड्स एंड कंजम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट। पहले भी बता चुके हैं कि कंजम्पशन को इन्होंने शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं माना है कि चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास सेकंड डिटर्मिनेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज इन शॉर्ट रन कंजम्पशन रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। कंजम्पशन आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, तो उसका रिजल्ट क्या है हुआ, फिर हम किसको इंक्रीज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, हमारी डिमांड कर्व क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो न्यू डिमांड कर्व जो होगी हमारी सप्लाई कर्व, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इक्विलिब्रियम को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इस पोजीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो, देखो सबसे पहले ओ एक्स एक्सिस पे इन्होंने लिया है एम्प्लॉयमेंट और ओ वाई एक्सिस पे लिया है एक्सपेंडिचर। तो जो एडी है इकोनॉमी में, वो एएस के पॉइंट ई पर इक्वल है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट ई पर इक्वल है, जहां पर यहां पर। ठीक है, तो यहां पर Y1 लाख पर्सन अनएम्प्लॉयड है। यहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिल गया पहले ही Y लेवल पे ही, तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, Y1 है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, अभी भी अनएम्प्लॉयड है पर्सन। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा अनएम्प्लॉयड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो न्यू जो हमारी डिमांड कर्व है वो एडी से शिफ्ट होके कहां पर चली जाएगी, AD1 पे चली जाएगी। तो न्यू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रही है हमारी एग्रीगेट सप्लाई एएस को एट पॉइंट एफ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर हमने जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या दिखाया है, OY1। वर्कर्स को क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट को हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आया है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज स्टिल मोर, अगर इससे भी ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, फर्दर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है और हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज के कारण एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी AD2 पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। तो न्यू डिमांड कर्व है वो पॉइंट P पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है एग्रीगेट सप्लाई को, ये हमें हमारा नया इक्विलिब्रियम मिल गया। तो इस सिचुएशन पर
नो इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी ऑलरेडी रीच कर चुकी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर। जितने लोग इंटरेस्टेड थे काम करने के लिए, सबको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, अगर एग्रीगेट डिमांड कंटिन्यू करती है इंक्रीज करने में, इट विल सिंपली लीड टू राइज इन प्राइसेस। सप्लाई तो इंक्रीज हो नहीं सकती, आउटपुट इंक्रीज हो नहीं रहा, अगर स्टिल डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है इन्वेस्टमेंट और ज्यादा होने के कारण, तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज होंगे। हमें पता है जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो बाकी का जो रह गया था ना डायग्राम वाला, वो मैंने यहां से करवाया है। इस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, केन्स के अकॉर्डिंग इनकम और आउटपुट है जो डिपेंड करती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इनकम और आउटपुट कैन बी डिटर्मिन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के साथ हम इसको डिटर्मिन कर सकते हैं इनकम और आउटपुट को। देखो y को क्या लिया है, y इज अवर इनकम, y इज अवर इनकम, ये वाली y, और c इज अवर कंजम्पशन, I इज अवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी C है, C इज अवर ऑटोनोमियस कंजम्पशन, और B मीन्स मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y, कंजम्पशन में चेंज और इनकम में चेंज, और ये हमारी हुई I ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इन्होंने इक्वेशन बना दी थी एक, जहां पर ये C की वैल्यू है, देखो ये C की वैल्यू है, C 0 प्लस BY। ठीक है, तो I की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर C और I की वैल्यू उन्होंने फिल कर दी है। ओके, अभी आगे बात कर रहे हैं। सपोजिंग इन एन इकोनॉमी इन द इनिशियल स्टेज देयर आर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये सिचुएशन है इकोनॉमी में स्टार्टिंग में, इनकम 0 है। ठीक है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन जो है हमारी वो 25 करोड़ की है, और जो हमारी बी को हमने क्या लिया था, बी को हमने लिया था मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमारी है 0.75। तो हमारी ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 75 करोड़ की। फॉर्मूलाज में वैल्यूज फिल करिए और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इफ इन द बिगिनिंग देयर इज नो इनकम एंड द पीपल आर स्पेंडिंग देयर ओल्ड सेविंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, then income can be determined on the basis of this equation। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके हमारे पास कितनी आ गई इनकम, 100 करोड़ की आ गई। अगर शुरू में लोगों की इनकम नहीं है, इनकम 0 है, लेकिन बाकी कंजम्पशन तो हमारी चल ही रही है, इन्वेस्टमेंट तो हमारी चल ही रही है, तो उसके बेसिस पे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, 100 करोड़ है। ओके when income increases to 100 crore and autonomous investment remaining 75 करोड़, अब हमारी इनकम बढ़ चुकी है, इनकम हमारी हो गई है 100 करोड़ और ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट हमारी 70 करोड़ ही है। तो सेकंड स्टेज पर जो इनकम है वो इंक्रीज कैसे होगी, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम है वो इस तरह से इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 170 करोड़ की हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो इक्वेशंस ऊपर बताई हैं उसमें वैल्यूज फिल करिए। ओके, तो जैसे यहाँ पर पहले इनकम कितनी थी, 0 थी ना, तो अभी इनकम हमारी इंक्रीज होके 100 हो गया, तो 0 की जगह पे क्या आ गया, 100 आ गया। तो इसको सॉल्व करके कितना आया हमारे पास, 170 करोड़ आया। तो 170 करोड़ हमारी इनकम इंक्रीज होगी।
इन दिस सिचुएशन कंजम्पशन विल बी 100 करोड़। यहाँ पर जो हमारी कंजम्पशन है 100 करोड़ की है अगर, तो थर्ड स्टेज में इनकम एक्सपेंशन कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए सेम यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारी इनकम कितनी हो चुकी है, अब हमारी इनकम हो चुकी है 175। अब हम इनकम की वैल्यू फिल करेंगे 175। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 231.25। ओके, thus when the income reaches to 400 करोड़, जब इनकम 400 करोड़ पर पहुंच जाएगी, पासिंग थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस, इस तरह की स्टेजेस से निकलते हुए जब हमारी इनकम जो है 400 करोड़ हो जाएगी, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी कितनी होगी, 400 करोड़ होगी, और सेविंग कितनी होगी, 75 होगी, इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। सेविंग विल ऑल्सो बी 75 करोड़ विच इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो 400 करोड़ है वो हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम इनकम है, बिकॉज एट दिस स्टेज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। दो कंडीशंस पूरी हो रही है, कह रहे कौन सी कंडीशंस पूरी हो रही है, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, और हमारी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटे सेविंग भी इक्वल है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटे सेविंग भी इक्वल है। तो एक्स एंटे क्या होता है, मतलब जो फोरकास्ट पर बेस्ड हो रेदर देन एक्चुअल रिजल्ट के कंपैरिजन फोरकास्ट पर बेस्ड हो। तो दो कंडीशन ये हमारी पूरी होती है। ठीक है, तो पहली ए एस इज इक्वल टू ए डी एंड सेकेंड इज अ सी इज इक्वल टू आई, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स एंटी सेविंग, कंजम्पशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अभी एक टेबल देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इस तरीके से हम कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हम अपना लेवल ऑफ इनकम जो है इक्विलिब्रियम इसमें कैसे लेके आते हैं। देखो, ये आपको टेबल बताया गया है, जहां पर जो इनकम है, सबसे पहले इनकम कितनी है, 0। इनकम चाहे 0 है फिर भी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। जब आपकी इनकम 0 है तो वहां पर जो आपकी सेविंग होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि जब हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो पेंडिंग हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हमारी सेविंग होती है। तो सेविंग यहाँ पे क्या होगी, माइनस में 25 होगी। इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि 75 है, तो हमारी एग्रीगेट जो डिमांड है वो कितनी होगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन 25 की है और इन्वेस्टमेंट 75 की है, तो कितनी होगी, 100 हो गई। अब हमारी इनकम इंक्रीज होके 100 हो चुकी है और हमारी कंजम्पशन भी कितनी है, 100 है, क्योंकि हम पहले अपनी नीड्स को पूरा करेंगे। तो सेविंग कितनी होगी, 0, और इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट 75। तो अब हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 175। इस तरह से हमारी इनकम फिर हो गई 75। अब हमने कंजम्पशन, हमारी जो नीड्स हैं वो कुछ हद तक पूरी हो चुकी हैं, तो अब हमने कंजम्पशन को थोड़ा सा कम कर दिया। कंजम्पशन हमारी कम है, हमने पैसा सेव करना शुरू कर दिया। हमारी सेविंग कितनी की हुई, 19 की हुई। इस तरह से चलते चलते हमारी इनकम कितनी होगी, 500 हो गई, और वहां पर कंजम्पशन हमारी 400 है। ठीक है, और सेविंग कितनी है, 100। इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट 75, और एग्रीगेट डिमांड कितनी है हमारी, 475। It is obvious from the above table that income is determined by the summation of income and expenditure, investment and consumption expenditure, sorry, investment और consumption expenditure से हम क्या कर सकते हैं, इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर हमारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, तो डायग्रामेटिकली देखते हैं कि जो हमारा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, वो कैसे डिटरमिन होता है। ठीक है, तो देखो, ओ एक्स एक्सिस पर इनकम को लिया गया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया है। ठीक है,
तो इस फिगर में जो एस एस है वो हमारी सेविंग लाइन है, इसकी बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले है ये वाली, ठीक है। ये एस एस है जो हमारी, वो सेविंग लाइन है। ये नीचे से शुरू की गई है, यहाँ से ओ से नीचे शुरू की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सेविंग है वो क्या है, नेगेटिव है। इसके बाद ये स्टार्ट होगी अपवर्ड मूव करना और इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट के, ठीक है। तो जो हमारी सी सी है, ये वाली जो हमारी सी सी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कंजम्पशन कर्व है। ये ओ से ऊपर उठी है, ओ से ऊपर है, ये देखो, ये सी सी, ये ओ है, इतने गैप पे है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम ना होने के पर भी हमारी जो कंजम्पशन है वो वहां पर है। कंजम्पशन इज स्टिल देयर, इनकम चाहे जीरो ही है। तो जो लाइन 2 है वो शो करती है हमारी इन्वेस्टमेंट, लाइन 2 नहीं, सॉरी, आई की, आई की जो लाइन है वो ये वाली लाइन, ये शो करती है हमारी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, जो कि पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस की, जिसने प्रूव किया है क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहने वाली है, जो कि है ओ आई। तो एडी जो है वो शो कर रही है एग्रीगेट डिमांड। ये सारी की सारी रिमूव करूं पहले, फिर ही पता चलेगा ना। एडी, ये रही एडी, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। एएस है हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, जो कि रिवील कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो एट अ पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर जो हमारी एडी कर्व है और एएस कर्व है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एडी और एएस इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हमारा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम इनकम विल बी डिटरमिन एट पॉइंट ई। इक्विलिब्रियम इनकम को कहाँ पर डिटरमिन किया जा सकता है, पॉइंट ई पर डिटरमिन किया जा सकता है। इस सिचुएशन में हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। ए डी इज इक्वल टू ए एस, हमारी जो ए डी है वो ए एस के इक्वल है, और सेकेंड कंडीशन एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट वो भी हमारी क्या है, इक्वल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आगे है केन्जियन मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ये हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी, और चलो मिलते हैं हमारी कल वाली क्लास में। आई होप आपको लेसन अच्छा लगेगा, क्लास अच्छी लगेगी। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करके फीडबैक भी देना। अगर आपको कुछ सुजेशन देना है तो वैल्यूएबल सुजेशन भी आप दे सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी कल वाली क्लास में, आने वाली क्लास में।